जय हिंद। आज हम इस प्रेजेंटेशन में बहुत प्रिसाइसली और टू द पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं एजुकेशन। किस तरह 19th सेंचुरी में ब्रिटिश हमारे लिए एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन लेके आए। इसका असर हमारे भारत पर क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। वेस्टर्न थॉट्स, वेस्टर्न आइडियाज़, रेवोल्यूशन की भावना वगैरह वगैरह हमारे पास यहाँ से आई। फिर दूसरी चीज़, जब हमारे एक भारत में एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज डेवलप होनी शुरू हुई तो जो भी ओरिएंटल लैंग्वेजेस थी, चाहे वो हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ जो भी थी, उनको कनेक्टिविटी के लिए एक मीडियम मिल गया। आइए शुरू करते हैं आज की प्रेजेंटेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन। इसकी शुरुआत देखिए, हमारे जो एजुकेशन एक क्रोनोलॉजिकली हम देखें, इनके जो रिफॉर्म्स हुए 19th सेंचुरी में, तो हम बेसिकली उसको 3 पड़ावों में अरेंज कर सकते हैं। एक था इनिशिएशन, जब ये शुरुआत हुई इस सारी चीज़ की। फर्दर देयर वाज ट्राइंग डिफरेंट मेथड्स, उसके बाद वो मेथड्स को ट्राई करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद थर्ड और फाइनल स्टेप था एक फाइनल अप्रोच। तो देखिए, जो इनिशिएशन थी हम इसको इसी तरह पड़ाव में अरेंज करते हैं। फिर थी उसके बाद डिफरेंट मेथड्स जो कि अलग अलग ट्राई किए गए। इसमें ट्राई डिफरेंट मेथड था। फर्दर द थर्ड वाज फाइनल मेथड, क्या सिलेक्ट होकर सामने आई चीज। यहां पे जब इनिशिएशन हुई तो हम चलते हैं 1813 में। देखिए, इस टाइम जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके पास बहुत सारे ऐसे अधिकार और मोनोपोलीज थी जो खत्म होनी शुरू कर गई। तो यहां पे अपने फायदे निकालने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, एक लैंग्वेज, एक इंग्लिश लैंग्वेज शुरू करवाई। यहाँ पे देखिए ऐसा है, बहुत सारी वॉर्स हुई, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। किस लिए? एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो भी था, क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, उसमें बढ़ोतरी के लिए वॉर्स हुई बहुत सारी। कुछ मोनोपोलीज थी, उनको चूर चूर कर दिया गया। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी से जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट था, उसने मोनोपोली कम करनी शुरू कर दी, डीमोनोपोलाइज करना शुरू कर दिया। फिर तीसरी चीज यहां पे आती है एजुकेशन। तो सर, आपको मैं अभी बता चुका हूं कि जो एजुकेशन है, इसमें मुख्य तौर पर एक तो हमारे भारत को यहाँ पे उनको आप ये पहले समझिए क्या हुआ। देखिए, एजुकेशन के साथ इस दौर में ब्रिटिश हमारा विकास कतई नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं था कि वो हमें वेस्टर्न थॉट्स के बारे में रूबरू करवाएं उनसे, तो ऐसा कुछ नहीं था। उनका प्राइम मोटिव ये था, किसी तरह यहाँ की जो पब्लिक है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस किया जाए। अब इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए? देखिए, अगर कोई भी हमारे लिए कुछ करता है, तो भारतीयों की या दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट होगी वो ये होगी कि हम उनके लिए फेथफुल हो जाएंगे। ऐसा ही होगा। तो उसी तरह जो ब्रिटेन के लोग थे या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ये कह रही थी कि किसी तरीके से लोगों को इंग्लिश सबऑर्डिनेशन की भावना उनमें डाल दी जाए। दूसरी चीज, जो सारा स्ट्रक्चर है
उसकी इजी सब्जुडिकेशन कर दी जाए, इजीली उसके ऊपर इख्तियार जमा लिया जाए। ऐसे करके उन्होंने ये चीज़ मुख्य तौर पर उनकी इनिशिएशन ऐसे थी। तो इसलिए उन्होंने हमारे जो भारत में एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके लिए कुछ पैसे अलॉट कर दिए। कितने पैसे अलॉट किए? 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 रुपए की अलॉटमेंट हो गई 1813 में भारतीय एजुकेशन के नाम पर। ऐसा कुछ हुआ। तो आप ये दिमाग में आप पिक्चर बना सकते हैं कि लड़ाइयाँ हो रही है, सारा कुछ किस तरह चल रहा है 1813 में, और क्यों उन्होंने कुछ राशि रख दी 1,00,000 रुपए हमारे भारत की एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिए एजुकेशन के लिए। अब दूसरी चीज़ आती है, डिफरेंट अप्रोचेस क्या थी। तो सबसे पहले तो सर ऐसे था कि 1835 में चलते हैं हम, वहाँ पे जो बेंटिक साहब हैं वो अपना काम कर रहे हैं, विलियम बेंटिक, और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। देखिए हम सारे रिफॉर्म्स यहाँ पे नहीं कर रहे, हम बहुत ऑब्जेक्टिवली डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशन को। तो उनके एक मंत्री जी थे, उनका नाम था मैकॉले। अब ये मंत्री जी क्या करते हैं? देखिए ये मंत्री जी भी बहुत होशियार और बहुत ज़बरदस्त रिफॉर्म्स लाने वाले मंत्री थे। इन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने बहुत कुछ किया। CRPC, जो अगर आप क्रिमिनल लॉ है उसमें CRPC है, उसको ड्राफ्ट करने वाले ये मंत्री जी थे। एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने वाले ये मंत्री जी थे। लॉ कमीशन को बनाने वाले ये मंत्री जी थे। तो ऐसे करके बहुत कुछ इन्होंने किया। तो किसी टाइम जो विलियम बेंटिक के बारे में हम पढ़ेंगे तो ये सारा कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो मैकॉले साहब ने क्या किया? तो यहाँ पे ना इस टाइम पे दो अप्रोचेस आ रही हैं सामने उठ के। पहली अप्रोच तो ये आ रही है कि आपको इंग्लिश मीडियम भी इंग्लिश हो और एजुकेशन ये भी इंग्लिश ही हो, ऐसा करके आप विद्या का डिस्पर्शन करें। दूसरी चीज़ ये तो थी एक अप्रोच, और दूसरी अप्रोच थी कि जो ओरिएंटल एजुकेशन आप प्रोवाइड करें, ओरिएंटल एजुकेशन आप प्रोवाइड करें, ओरिएंटल एजुकेशन आप प्रोवाइड करें। किस लैंग्वेज में? मीडियम क्या होना चाहिए? वर्नाकुलर। अब इसका मतलब क्या है? देखिए वर्नाकुलर प्रेस, आप आने वाले हम प्रेजेंटेशन में उसकी बात करेंगे, वो आम लोगों की प्रेस थी। जैसे उर्दू में न्यूज़पेपर छपते थे, गुजराती में छपते थे, इस तरह। तो जो भी लोकल लैंग्वेज थी उसको लेके चलते थे, उसको हम वर्नाकुलर कहते थे। तो ये जो मॉडल था, ये प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप नाम के महोदय थे, वो इसको सपोर्ट करते थे, वाइल जो मैकॉले थे वो इसको सपोर्ट करते थे। तो क्योंकि शायद आपको पहले से अनुमान हो गया होगा, तो मैकॉले का मॉडल चुना गया और ये अप्रोच हमारे भारत में शुरुआत इसकी की गई। इसे कहते थे एंग्लिश मॉडल। इस तरह करके हमारे पास जो डिफरेंट मेथड्स थे उनको ट्राई करना शुरू किया और ऐसे करके इंग्लिश मेथड को चूज किया गया। फर्दर मूविंग ऑन, एक चीज़ यहाँ पे इसी चीज़ में एक चीज़ और आती है, उसे कहते हैं मैकॉले मिनट। व्हाट वाज मैकॉले मिनट? देखिए वो ये कह रहे थे कि हम क्या करेंगे, हायर एजुकेशन को प्रमोट करेंगे और जो लोग हायर एजुकेशन ले लेंगे, हासिल कर लेंगे, उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी अपने नेटिव्स को एजुकेट करने की। तो ये एक बहुत एक रेवोल्यूशनरी थॉट था अगर उसको देखा जाए तो अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम कुछ एक वर्ग को एजुकेट कर देते हैं और फिर उसके बाद हम उनको जिम्मेदारी सौंप देते हैं कि सर आप अपने परिवार में, अपने समाज में दोस्तों को एजुकेट कीजिए, आप उनका एजुकेशन में रुचि पैदा कीजिए। तो था तो ये बहुत एक रेवोल्यूशनरी आइडिया, बट इसमें एक गड़बड़ हो गई कि ऐसा किसी ने किया ही नहीं।
आपने मुझे एजुकेट कर दिया पर मैंने आगे किसी को एजुकेट नहीं किया। तो ये जो मैकॉले मिनट था, इसमें कंसेप्ट यूज किया ट्रिकलिंग ट्रिकल डाउन थ्योरी। जैसे कि अगर पानी को हम किसी, जैसे झरना चलता है तो झरने से पानी ट्रिकल करता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, तो उसी तरह यहाँ पे भी मैकॉले ने समझा कि ऐसा कुछ किया जा सकता है, बट इट वॉज नॉट एज इफेक्टिव एज इट वॉज थॉट, नॉट एज इफेक्टिव। तो इस तरह करके अलग अलग मेथड्स को हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की। अब फाइनल मेथड उभर के क्या सामने आ रहा है? फाइनल मेथड, this was the solution to all the problematic situation that had arisen due to this particular approach. The final method is considered to be Magna Carta of education. मतलब इस मेथड में आम लोगों को अधिकार मिल गया किसके लिए? एजुकेट होने के लिए। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होने जा रही है। जो भी मैकॉले की जो प्रपोजल था उसमें जो भी कन्फ्लिक्ट्स या जो भी शॉर्टकमिंग्स थी उनको कोशिश की गई यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की। इसे हम कहते हैं वुड्स डिस्पैच। ये 1854 के आसपास जो वुड्स थे, जो चार्ल्स वुड थे, उनके हिसाब उन्होंने अपने दिमाग से, इसकी शुरुआत होती है 1854 के आसपास। चार्ल्स वुड जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एक मेंबर थे, उन्होंने शोधन किया और उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई कि आप किसी तरह से प्रपोजल लेके आइए, जो भी शॉर्टकमिंग्स पहले वाले हमारे कॉन्सेप्ट की हैं उसको हम दूर करेंगे। तो वुड्स क्या करते हैं? वो कहते हैं कि ऐसे है जी सर, सबसे पहले तो हमें एजुकेशन किसके लिए ओपन करनी पड़ेगी? फॉर ऑल। तो सबको पढ़ाई लिखाई का अधिकार देना अनिवार्य है। दूसरी चीज़, यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन की बात की जा रही है। हायर एजुकेशन तो यहाँ पे पहले से ही मौजूद थी, अगर आपको याद हो, ये सारा कुछ हायर एजुकेशन के साथ रिलेटेड था, ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन भी है, पर यहाँ पे जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो इंग्लिश नहीं है। वो कहते हैं कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में आपको सेकेंडरी एजुकेशन मिल जाएगी। जो हायर एजुकेशन है, ऑन द अदर हैंड, जो हायर एजुकेशन है, यहाँ पर भी जो हायर एजुकेशन है वो इंग्लिश में ही होगी। तो मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ आ रही है क्यों इसको हम मैग्ना कार्टा बोल रहे हैं। पर यहाँ पे एक थोड़ी सी गड़बड़ है। वो गड़बड़ ये है कि अभी तक प्राइमरी एजुकेशन की कोई बात नहीं हुई। प्राइमरी एजुकेशन, जो छोटे बच्चों की एजुकेशन होती है, उसके बारे में अभी तक कोई भी यहाँ पे विचारों का बंटवारा नहीं किया गया कि किस तरह वो चीज़ होगी। तो वो यहाँ पे शॉर्टकमिंग थी। हालांकि यहाँ पे हमारे पास भारत में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भी एस्टेब्लिश किया गया। यहीं पे फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज IIT रुड़की में एस्टेब्लिश किया गया। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश किया कोलकाता में। ऐसे करके यहाँ पे फर्स्ट टी गार्डन एस्टेब्लिश हुआ। ऐसे करके इसकी अप्रोच बहुत डाइवर्स और बहुत इंटीग्रेटेड और बहुत डीप थी। तो ये अच्छी चीज़ है। तो 1854 में वुड्स डिस्पैच उन्होंने ये दिया। दिस वॉज वुड्स डिस्पैच। आई होप एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस। तो यहां पे अभी तक एजुकेशन को हम ऐसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सारा कुछ हुआ 1854 में। आपको देखने के लिए मिलेगा कि यूनिवर्सिटीज भी एस्टेब्लिश की गई। एक चीज़। दूसरी चीज़, टीचर्स को ट्रेनिंग भी देने शुरू की गई।
ऐसे करके जो वुड्स डिस्पैच था एक बहुत ही इलेबोरेट प्लान था, बहुत ही इलेबोरेट प्लान था, ताकि सारा कुछ इस तरह हो जाए कि भारत में एजुकेशन की जो फैलावट है वो बढ़ जाए। क्या ये एंड था? जी ऐसा नहीं था। इसके कुछ देर बाद लॉर्ड रिपन के टाइम कुछ देर बाद 1882 के आसपास एक और कमीशन बैठा, जिसके कारण हमारी एजुकेशन के ऊपर शोध किया गया। इस कमीशन को हम समझने की अब कोशिश करेंगे। लॉर्ड रिपन के टाइम 1882 में हंटर साहब के अंडर एक कमीशन बिठाया गया, जिन्होंने अभी तक के एजुकेशन सिस्टम में जो भी शॉर्टकमिंग्स थी उनको इम्प्रूव करने के रिकमेंडेशंस दिया। तो उन्होंने ये बोला कि ऐसे करेंगे सर, हम पहली चीज़ तो अभी तक प्राइमरी एजुकेशन के बारे में हमने एप्लीकेशन नहीं की, तो इसको लेके चलेंगे और प्राइमरी एजुकेशन हम इंट्रोड्यूस करते हैं। एक चीज इंट्रोडक्शन। सेकेंडली उन्होंने ये बोला कि जो वुमेन है दे आर नॉट गेटिंग एप्ट एजुकेशन, सो देयर वुमेन एजुकेशन शुड बी प्रायोरिटाइज्ड। फर्दर second, third is open more universities। और इसके अलावा एक चीज और यहां पे उठकर सामने आती है, ग्रांट्स इन एड। इसका कंसेप्ट यहां से शुरू होता है। देखिए ग्रांट्स इन एड क्या है, ये कहां पे? प्राइवेट स्कूल्स में। आप ये समझिए कि जो सरकार अपने क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, अब वो लोगों को उनको एक्साइट कर रही है, उनमें एक जोश भर रही है कि आप हमसे ग्रांट लें, स्कूल्स बनाएं और एजुकेट करें। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं कि शुरुआत में सरकार का रवैया क्या था, फिर उसके बाद उन्होंने कितना इसके ऊपर शोध किया, कमीशंस बैठी, कमेटीज बैठी, जिसके कारण एक अलग से सिस्टम उभर के सामने आया, जो कि एक बहुत सिस्टमेटिक और एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव से बहुत स्ट्रांग था। इस तरह 19वीं सेंचुरी में हमारे भारत में एजुकेशन के रिफॉर्म्स सामने आ रहे हैं। दूसरी चीज, अगर मैं आपको ये बोलूं कि सर ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आपको चौंकने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन को अगर आप सही ढंग से पढ़ेंगे तो ये बहुत डेप्थ वाला एक टॉपिक है। अगर आप उसके ऊपर और कुछ डेप्थ चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, नहीं तो हम इसके आगे चलेंगे। और इसके बाद जब एजुकेशन, देखिए अब देखिए लाहौर में कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ, यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद में एस्टेब्लिश हुई यूनिवर्सिटी, फिर धीरे धीरे जो 20वीं शताब्दी थी वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश हुई। ऐसे करके एक टाइम ऐसा भी आया जब यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पारित किया गया, जिसमें बच्चों की जो पार्टिसिपेशन थी पॉलिटिक्स में उसके ऊपर रोक लगाई गई। वर्नाकुलर प्लस जो एक्ट है उसके ज़रिए न्यूज़पेपर्स पर प्रतिबंध लगाए गए। वो सारा कुछ करेंगे। यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन का जो मेन एजेंडा है वो यहाँ पे पूरा होता है, और इसके लिए हम यहाँ पे इसको पॉज करने जा रहे हैं। फिर भी अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हैं तो फील फ्री टू आस्क मी, हम यहाँ पे उसको एंटरटेन करेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग द नॉलेज यू ऑलवेज गेट। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नॉलेज को अपने तक रखें। नॉलेज इज लाइक लाइट एंड वी हैव टू शेयर इट so that the whole world can glow. See you in the next presentation. Thank you.